बैठो सर। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन आज का? फील्ड के अंदर आ जाए, निकाल लीजिए शीट। तो शीट के अंदर सेक्शन ई में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 तीनों पार्ट दिए थे। तो पहले पार्ट 1 के सेक्शन ई में चलिए। कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल नहीं पूछना है। फिर पार्ट 2 के सेक्शन ई में चलिए, उसमें कोई सवाल पूछना है? तीसरा क्वेश्चन E3 दिखाओ जरा। जो फोर्स की वैल्यू दे रखी 20t माइनस वो वाला ना, 20t माइनस 5t²। अजय, ठीक है। F और R कोई है? अगर फोर्स दिया हुआ है, फोर्स वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल हो गया। और अगर टॉर्क वेरिएबल है तो अल्फा वेरिएबल, अपन अल्फा निकाल लेंगे। टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 20t माइनस 5t²। आर की वैल्यू है 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10, तो 5 आ जाएगा 4t माइनस t²। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा 2t माइनस 2t² माइनस t³/3। ठीक है। इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है, चक्कर लगाने की बात हो रही, तो एक बार इंटीग्रेट और कर देंगे। t³ 2/3 माइनस t⁴/12। कब तक? जब तक ओमेगा 0 ना हुआ। डायरेक्शन चेंज करने से पहले ओमेगा 0 होगा, तो ऊपर वाले से ओमेगा 0 करके टाइम निकालेंगे, टाइम पुट करके थीटा निकालेंगे। थीटा को 2π से डिवाइड करेंगे तो चक्कर आ जाएंगे। नंबर ऑफ चक्कर थीटा अपॉन 2π। इस तरह से E3 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। और इसके पार्ट 3 में फिर हो गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ये इतना चमकता हुआ सा बोर्ड आ रहा है, इसमें ऐसे कैसे आता है? लाइटें बंद करनी पड़ती है।
कहाँ से बंद करते? इधर से। इससे नहीं होगा। इससे अच्छा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा। आप लोगों को दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? आप मुझे तो दिख रहे हो। अभी थोड़ा सही सेटिंग नहीं है। अच्छा जी। तो अब इसमें आगे बढ़ना है फिर हमें, है ना? कोई डिस्कशन बचा नहीं? पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपने क्लास में टॉर्क वाले काफी सवाल हो गए अपने सब, है ना? नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और जो v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमने देखा कि कोई भी रूल बनता है वो सबसे पहले पार्टिकल के लिए बनता है। अगर पूरी फिजिक्स की शुरुआत की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि पार्टिकल एक पॉइंट मास होता है। फिर उसके अंदर पहली डेफिनेशन आती है पोजीशन, कि पार्टिकल कहाँ है। फिर उसके बाद में वो चलता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, फिर वेलोसिटी आ जाती है। ऐसे हर चीज जो अब तक पढ़ते हैं उसकी सभी की शुरुआत एक पार्टिकल से होती है। फिर ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो उसको ऐड कर करके बता देते हैं। तो ऐसा हमें जैसा जैसा हमें लगा ना, जैसे जैसे आदमी को लगा वैसे वैसे वो सोचता गया और बनाता गया। उसने देखा कि एक पार्टिकल है, कुछ मास होगा m, माना कि इसका मास है कुछ। फिर बोला इसका कुछ लोकेशन है, माना कि पोजीशन है कुछ। फिर बोले ये चलता भी है, माना कि इसके अंदर वेलोसिटी है कुछ। फिर मास भी माना, वेलोसिटी भी माना, पर फिर भी एक मोमेंटम बनाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि फोर्स का रिलेशन सिर्फ एम और मतलब अकेले एम और अकेले वी से नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो मोमेंटम जैसी क्वांटिटी को बनाया गया। फिर जब वर्क का कैलकुलेशन करना पड़ा तो उन्हें काइनेटिक एनर्जी उसी एम और वी को लेकर के स्केलर क्वांटिटी बनाई गई, जिसको अपन ने कहा है काइनेटिक एनर्जी। फिर आगे बढ़ते गए तो फिर हम जब टॉर्क की बात करने लगे तो फिर हमें एक और क्वांटिटी की जरूरत पड़ी और उसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंगुलर मोमेंटम। अभी तक जैसे सोचते सोचते यहाँ तक पहुंचे हैं, एक ही पार्टिकल पे सोच रहे हैं और नया नया चीजें बनाते जा रहे हैं। और आज हम एंगुलर मोमेंटम की बात डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने प्रकृति में अभी तक जो सोचा है, ढूंढा है, हमने देखा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ऐसा करके एक बड़ा सिद्धांत हमने ढूंढ रखा है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। हालांकि आगे की पढ़ाई में क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो सकता है, और आगे की फिजिक्स बढ़ गई है जो ये बताते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन कुछ समय के लिए फेल हो सकता है। ओवरऑल हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है। फिर उसके बाद में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। तो हमने जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के खोजबीन की तो हमने उनमें भी पाया कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हमने ये ढूंढा कि नेचर में मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है।
ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी बहुत ही कीमती क्वांटिटी है और इसको भी हमने कंजर्व पाया है। हम ये जानते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके पास खुद एक अंदर से एंगुलर मोमेंटम होता है। मैग्नेटिक फील्ड का संबंध एंगुलर मोमेंटम के साथ है, चार्ज पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के साथ है। तो एक तरह से एंगुलर मोमेंटम इस प्रकृति की बड़ी क्वांटिटीज में से है जो आदमी ने सोच सोच के ढूंढ ली है ना। ये सब बातें उसके मन में आती गई और वो सोचता गया और वो बनाता गया। तो एक मोमेंटम उसने ढूंढा, एनर्जी उसने ढूंढी, और एक तीसरी एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम। अभी तक की फिजिक्स की जितनी क्वांटिटीज हम जानते हैं उनमें से तीन श्रेष्ठ क्वांटिटीज में से हैं और ये कंजर्व भी रहते हैं। किन कंडीशन में रहती है, किन में नहीं रहती, और पार्टिकल के स्तर के ऊपर ये रूल लगते हैं। मतलब हमने बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल ढूंढे, उनमें भी मोमेंटम कंजर्वेशन था और उनका भी एनर्जी का हिसाब कंजर्व रहा, और उनमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे रूल आ गए। तो इस तरह से हमारे फिजिक्स के महत्वपूर्ण चीजों में से आता है। तो इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। बनाई आदमी ने, आदमी के द्वारा बनाई गई, तो जैसे वो बताएगा वैसा हमको मानना पड़ेगा। तो इसमें ये एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से जा रहा है। हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट। तो हमने देखा था कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटी है वो किसी पॉइंट के अबाउट है। एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी है। तो इसका फार्मूला है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस पी, ये बेसिक फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा ओपन करेंगे। आर पी साइन थीटा एन के, इसको और आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो जाएगा। इस फार्मूले को देख के ऐसा लगता है कि हम तो उसको पहले से जानते हैं। आर क्रॉस एफ, आर की जगह आर है, एफ की जगह तो पी की है। उसके चार फार्मूले, आर एफ साइन थीटा एन के, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, सेम टू सेम वैसे के वैसे फार्मूले बना दिए। तो इसमें से जो मैंने लिखा है एल, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल with respect to point about which angular momentum is to be calculated। तो किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फिक्स नहीं है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी फिक्स नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, जैसे टॉर्क भी फिक्स नहीं है। जब तक ये फिक्स नहीं करोगे कि किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस पॉइंट का पोजीशन है जहां पर पार्टिकल मौजूद है। पी हो गया मोमेंटम ऑफ पार्टिकल,
ये जो मोमेंटम होता है हम m इंटू वी पढ़ते हैं, हमने ये पाया है कि जो बिल्कुल मासलेस पार्टिकल लाइट है उसमें भी मोमेंटम है, मास जीरो है फिर भी, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो जीरो आएगा। तो हमें पता लगा कि मोमेंटम का कोई असली फार्मूला और है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि मोमेंटम मास के अलावा अलग क्वांटिटीज m इंटू वी ही नहीं, आगे चल के फिजिक्स में और इनको फार्मूला को रिफाइन किया गया ताकि जनरल फार्मूले बन जाए। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम, हमने ऐसा पार्टिकल्स देखे हैं जो नहीं घूम रहे हैं फिर भी उनमें एंगुलर मोमेंटम है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन वगैरह, इनमें एंगुलर मोमेंटम रहते हैं जिसका स्पिन से संबंध होता है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो वो कोई स्पिन नहीं कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे घूम नहीं रहे होते हैं, फिर भी होता है अंदर कुछ घूम रहा हो, पता नहीं अंदर, नहीं जानते क्या है, भगवान बैठे हो, है ना, घूम रहे हो अंदर, तो इसका मालूम नहीं, पर अंदर है कुछ एंगुलर मोमेंटम। तो कहने का मतलब विशेष क्वांटिटी की बातें चल रही है ना। ये कोई तरीका है इसका, यहाँ से जाए डिफॉल्ट सेटिंग, ये वाला, वो पॉइंट नहीं, 2 मिनट ये करके ये वाला लगाए। पहले वाला सही था, ये करें। अच्छा, पहले गलती से नहीं हो रहा था, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब इसके अंदर आ गया थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पी एंड आर। पी और आर वेक्टर के बीच एंगल है थीटा। अगर इस डायग्राम में दिखाएं तो ये वाला थीटा है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर which gives direction of L वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन देता है वो है ये एन कैप। यहां से हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम is always perpendicular to position vector. Angular momentum is always perpendicular to momentum. ये एंगुलर क्वांटिटीज हमेशा ही परपेंडिकुलर आती, v और ओमेगा, फोर्स और टॉर्क, ये एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम। अगर इसको डायग्राम में ऐसे 3D वाले में दिखाना चाहें तो अगर ये कोई पार्टिकल है, ये आर वेक्टर है, ये पी है, तो इसका एल जो है ऐसा है, आर क्रॉस पी ऊपर आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट करके कर लेते हैं कभी, एल डॉट पी इज इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को गुणा करेंगे, 0 आएगा, क्या कहते हैं, ट्रू हो गया, है ना। दोनों नॉन जीरो, फिर भी दो नॉन जीरो को गुणा करने से 0 आ सकता है, वेक्टर में आ जाता है ना, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो ऐसे ही इन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां से जो P परपेंडिकुलर है इस तरफ जो आएगा इसको आप कह सकते हैं P पैरेलल, और इस तरफ जो आएगा उसको अपन कह सकते हैं P परपेंडिकुलर, जो कि mv sin थीटा होगा। और
ये जो लाइन ऑफ मोशन है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आर परपेंडिकुलर कहेंगे। तो आर परपेंडिकुलर हो गया लाइन ऑफ मोशन कितनी दूर है पॉइंट से, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने जान लिया। अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं, है ना। देखो कैसे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मिनट। हो गया, एक मिनट। बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा सवाल है आपसे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला एंगल 37 डिग्री। ये कोई पॉइंट है 1,0, ये कोई पॉइंट है 0,4। तो हमसे पूछा है फाइंड, इस पॉइंट का नाम ए रखते हैं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताइए। अभी कैसा लग रहा है? यही तरीका है। अभी तो एक बार जाएगी आएगी ना, 2 बार होना है। ये जो बोर्ड का कलर अच्छा नहीं ना। ब्लैक तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है।
ये वाला ब्लैक ही अच्छा था, पर ये ब्लैक दिख नहीं रहा। ये वाला कैसा है? ये ठीक था भाई। ये इसका कलर ऐसे थोड़ा कम हो रहा है। ब्राइटनेस कम करने वाली। चलो ये सवाल करते हैं अपन तो। ये था 0,4 और ये जाना था 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री 2 kg और 1,0 है ना। इसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना, लिख दिया। आगे आंसर कितना है? -64 kg। अभी मिलाते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहां से एक पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये हो गया आर वेक्टर। तो सॉल्यूशन देखिए, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। तो पहले हम एल वेक्टर में आर लिखेंगे, तो ये आएगा -IK +4JK। अब m इंटू वी। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करोगे आप, तो इस तरफ आएगा 8 और इस तरफ आएगा 6। तो इसको मास से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो 12IK +16JK। तो इस तरह से हमने मोमेंटम वेक्टर लिख दिया। तो I क्रॉस J, तो -16KK और J क्रॉस I -48KK। तो ये हो गया 64 KK। तो 64 मैग्नीट्यूड हो गया, -KK पे इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस तरफ है x, इस तरफ y, इस तरफ है z, तो अंदर की तरफ ऐसे देखेंगे ये वेक्टर यूं घूमेगा ना, तो अंदर की तरफ आ गया, ऐसा आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, एक पार्टिकल है m मास का, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, और इसका वेलोसिटी वेक्टर है vx i के, vy j के, vz k के। x y z तीन एक्सिस हो गई। इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो। वहां पे अपन ने कुछ बैटरी लगा रखा था क्या? बार बार लाइट जाती तो बंद क्यों नहीं हो रहा था? अपने लेक्चर में जाती नहीं थी। आज ही ऐसा हो रहा है। ओहो। सेकेंड क्वेश्चन है, सीधा सा सवाल है एकदम। ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई, ये पार्टिकल हो गया m मास का, वेलोसिटी वेक्टर
वी एक्स आई के, वी वाई जे के, वी जेड के। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये बताइए। पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिखा था। सीधा फॉर्मूला लगाना कुछ है भी नहीं। बता दिया आपने। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर रख देंगे आई जे के, आर की जगह एक्स वाई जेड, और ये एम वी एक्स, एम वी वाई और एम वी जेड, ऐसे नोटेशन बना देंगे। तो ये हो जाएगा एम इंटू वाई वी जेड माइनस एम इंटू जेड वी वाई आई के प्लस, अब ये माइनस साइन आता है तो अपन उल्टा घटा देंगे। तो एम इंटू जेड वी एक्स, एम इंटू एक्स वी जेड जेके प्लस एम इंटू एक्स वी वाई माइनस एम इंटू वाई वी एक्स के ऐसा करके आ जाएगा। तो इसको, ये जो एंगुलर मोमेंटम आया इसमें एम बाहर आ जाएगा, वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई, एम इधर बाहर ले लिया, जेड वी एक्स माइनस एक्स वी जेड जेके
प्लस एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स के ऐसा लिख दिया ना। अब हम ये देख रहे हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम के तीन कंपोनेंट आ रहे हैं। एक आ रहा है इस तरफ, ये हो गया एल एक्स, और एक हो गया एल वाई, और एक हो गया एल जेड। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो तीन एक्सिस के अबाउट आने वाले एंगुलर मोमेंटम का सम होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। अगर मैं इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पूछूं मैं आपसे, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ये दूसरा सवाल है, निकाल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम तो आपने निकाल लिया, अब एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। क्या कह रहे हो, आ गया। कोई फार्मूला वार्मूला पता है क्या एंगुलर वेलोसिटी का, क्या फार्मूला होता है। ठीक, ओमेगा वेक्टर बराबर आर क्रॉस वी अपॉन आर स्क्वायर, आर क्रॉस वी अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पर एल वाला, ये है आर क्रॉस एम वी, ये लिखा हो ना, इसमें से एम कॉमन आ रहा है, एल डिवाइडेड बाय एम हमको आर क्रॉस वी दे देगा। अगर ये जो है ना इसको एम से भाग दूंगा ना तो मुझको आर क्रॉस वी मिल जाएगा, जो कि मुझे यहां रखना है। ठीक है। तो यहां से मेरे पास में इसकी वैल्यू आ रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ
L vector divided by M into R square. ठीक है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर एल, ऐसा बन रहा है। तो कुल मिला के जो ओमेगा मुझे पता करना है तो इसको एम आर स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एम तो डिवाइड करते गायब हो जाएगा। अब आर क्या है, आर का स्क्वायर चाहिए ना, तो आर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको डिवाइड कर लेंगे, तो ओमेगा वेक्टर, इसको डिवाइड किया हमने तो ये आ गया, एम हट गया यहां से, y इंटू वी जेड, जेड इंटू वी वाई, आई के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू वी एक्स इंटू वी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे के प्लस एक्स इंटू वी जेड वी वी वाई, एक्स इंटू वी वाई, वाई इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ऐसा निकाला होगा आप लोगों ने या निकालने वाले होंगे। तो किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालकर एम आर स्क्वायर से डिवाइड करके भी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एम आर स्क्वायर उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट, ऐसा हो रहा है। इसके आगे बढ़ना चाहता हूं, हो गए सवाल। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। तो इसके लिए बस वैसे स्टेटमेंट जैसे हमने पहले पढ़ा है, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम component of angular momentum about an axis, component of angular momentum along the axis, along the axis will give angular momentum about axis। किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उस एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट निकालो। टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम about an axis, angular momentum about a point on axis is calculated
then component of this angular momentum about an axis along axis will give angular momentum about axis। ये बिल्कुल टॉर्क जैसे स्टेटमेंट है, हमने पहले ऐसे किया है। किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है तो उस एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, क्योंकि जो फंडामेंटल फार्मूला वो पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट नहीं है, तो हम उसके कंपोनेंट करके पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, L अबाउट ए बी, L अबाउट ओ डॉट ए बी कैप इंटू ए बी कैप। जिसमें से ओ पॉइंट जो है इस ए बी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर, और यहां पर इसका कोई वेलोसिटी वेक्टर है। तो किसी एक्सिस ए बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उस एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, फिर वो जो एंगुलर मोमेंटम आया उसका एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कर दो, तो वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर से फॉर्मूला है। तो अब एक सवाल इस पर कर लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल। ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वाला एंगल थीटा दिया है, वेलोसिटी अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये पॉइंट हो गया ओ, इसका मास है में, वेलोसिटी इनसाइड। तो हमसे पहला पार्ट पूछा है, फाइंड एल अबाउट ओ, फाइंड एल अबाउट सी। ओ पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट, और एक्सिस ओ सी के अबाउट।
सामने लिख दिया होगा, मिलाते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, एल अबाउट ओ निकालना है। तो देखो एम वी एल, देखो एम वी वेलोसिटी है और एल इसके परपेंडिकुलर है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, और इसके डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ऐसे थीटा एंगल पर। एल अबाउट ओ जो है ना, ऐसा आएगा, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एल, एम और वी के, एम मतलब वी और एल के बीच, आर और वी वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, इसलिए सीधा एम वी एल लिख दिया। ऐसा नहीं लिखना चाहते, मेथड 2, आर क्रॉस, तो आर इसका वेक्टर लगा लेंगे हम, फिर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा देते हैं एक्स वाई, तो इस तरफ जेड हो गया इधर, तो इसके हिसाब अगर लगाएंगे हम तो हमारे हिसाब में वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करते हैं जेड ऊपर ले लेते हैं और इस तरफ वाई ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन हो गया ये, और जेड ऊपर हो गया, है ना। तो अब मैं यहां से आर वेक्टर लिखूंगा, तो आर वेक्टर जो है एक्स और जेड प्लेन में आ रहा है नीचे और इधर, तो आर वेक्टर को क्या लिखूं मैं, एल साइन थीटा ए के और माइनस एल कॉस थीटा के, ये हो गया आर वेक्टर, क्रॉस एम वी, एम और वेलोसिटी वेक्टर है अंदर की तरफ वी जे के, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है एम वी एल साइन थीटा के, और के क्रॉस जे माइनस आई प्लस हो जाएगा एम वी एल कॉस थीटा आई के। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरफ है इसका एम वी एल कॉस थीटा और इस तरफ है एम वी एल साइन थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो थीटा पर आएगा और वैल्यू होगी एम वी एल, एम वी एल, एम वी एल टोटल आ गया, इधर वाला कंपोनेंट ये, इधर वाला कंपोनेंट ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया ओ पॉइंट के अबाउट। सेकंड, एल अबाउट सी, तो ये तो बड़ा आसान है, तो एल साइन थीटा ए के क्रॉस एम वी जे के, आई क्रॉस जे के हो गया एम वी एल साइन थीटा के। तो सी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ, ओ पॉइंट के अबाउट तो ऐसा है और सी पॉइंट के अबाउट ऐसा है। तीसरा है एल ओ सी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ओ सी, ठीक है। तो वही होगा जो सी होगा, विच इज इक्वल टू एल सी एम वी एल साइन थीटा, या इसका के से डॉट प्रोडक्ट लेकर के इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एल ओ डॉट के
इंटू के के, इस एक्सिस को अपन के बोले ना, तो यहां से एल ओ का के के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, फिर के लगाते, वही आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। जब ये पार्टिकल ऐसे घूमता जाएगा तो इनमें से कोई एंगुलर मोमेंटम है जो बदलता जाएगा। कौन सा वाला एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है? ओ पॉइंट के अबाउट, वो अभी इस तरफ है ना, फिर यूं होगा, फिर यूं ऐसे से घूम रहा हो कोन के लोग, ओ पॉइंट वाला एंगुलर मोमेंटम में से घूम रहा है। इस समय यूं है, ये पार्टिकल यूं जा रहा है, फिर यूं जाएगा, हाँ, तो ऐसे घूमेगा। ये सी वाला फिक्स है, एक्सिस वाला फिक्स है। गौर करने की बात यह है कि सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, और ओ पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो है। नहीं नहीं, एक्सिस ओ सी के अबाउट टॉर्क जीरो है, ओ के अबाउट जीरो नहीं। ओ से टेंशन पास करेगी, टेंशन का टॉर्क जीरो होगा, पर एमजी का नहीं होगा। तो जब टॉर्क जीरो है तो तभी एल कांस्टेंट आ रहा है। जब ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है तो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि कितना चेंज हो रहा है, चेंज होने की रेट बताओ, तो बता दोगे? ये डी एल ओ बाई डी टी निकाल के दिखाना कितना आएगा। ओ पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसके चेंज होने की रेट बताओ। चौथा सवाल हो गया। ओ पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो बदल रहा है, क्या है उसके बदलने की रेट? देखिए हम कैसे होगा, सॉल्यूशन यही देखते हैं। ये जो एंगुलर मोमेंटम है एल ओ, इस वेक्टर को हम एल एक्स आई के और एल जेड के ऐसा लिख सकते हैं, एल एक्स आई के और एल जेड के। अब इसमें थोड़ी गौर करने की बात है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एल एक्स जो है वो तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, वो तो चेंज होगा नहीं।
तो ये डी आई के बाई डी टी आएगा, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जेड वाला कंपोनेंट। तो जेड वाले कंपोनेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। तो ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी इसका आई के भी इस तरह पे थोड़ी देर बाद जाएगी, तो अपन मान लेते हैं आई के उधर हो, जिसको एल एक्स लिखा है ना, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो इस समय एक्स एक्सिस के होंगे, थोड़ी देर बाद थोड़ा एक्स एक्सिस से डिफरेंट होगा। तो अपन मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस उसके साथ ही घूम रही है। तो यूनिट वेक्टर के चेंज होने के रेट आपको बताया था, याद होगा। अगर डी ए के बाई डी टी निकालना है तो ओमेगा क्रॉस ए के, तो इसका जो ओमेगा है ओमेगा क्रॉस आई केप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एक्स ओमेगा क्रॉस आई केप। अब इसका ओमेगा वेक्टर हम लिखना चाहेंगे, तो ओमेगा होगा v बाय एल साइन थीटा, v बाय एल साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी के केप क्रॉस आई केप। तो के केप क्रॉस आई केप क्या होगा, जे केप। तो ये आ गया जे केप डायरेक्शन में। एल एक्स की वैल्यू क्या थी, ये वाला है एम वी एल साइन थीटा, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, एम वी एल कॉस थीटा इंटू वी बाय एल साइन थीटा जे केप। इस इंस्टेंट पर ये डायग्राम, ये आंसर हमने निकाला कब है, इसी इंस्टेंट पर। हालांकि वो भी समय के साथ घूम रहा होगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया एम वी स्क्वायर कॉट थीटा, एम वी स्क्वायर कॉट थीटा जे केप। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, पांचवा सवाल। फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ओ। ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना आएगा। आगे ना आंसर, टेंशन का टॉर्क तो 0 हो गया, वहीं से पास कर रहे हैं, एम जी का टॉर्क आएगा। तो टॉर्क अबाउट ओ एम जी एल साइन थीटा डायरेक्शन जे के। देखो सही लिखा ना, जे के, क्योंकि उधर है जे के। अच्छा देखो, ये वाला और ये वाला डायरेक्शन से, जिधर टॉर्क है उधर ही एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी आ रहा है। अच्छा एक बात और है, इस पे जो न्यूटन्स लॉ लगाओगे आप, जैसे यहाँ पर है ना
P cos थीटा इज इक्वल टू एम जी वर्टिकल में, और T sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा। अगर इनको डिवाइड कर दें तो यहां पर आ गया कॉट थीटा, और यहां से एम जी एल साइन थीटा अपॉन एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर कॉट थीटा इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। ऐसा भी आ रहा है, ये दोनों बराबर भी हैं, न सिर्फ डायरेक्शन में, वैल्यू में भी है ना। ऐसा आ गया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कई चीजें देखी। ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क, सी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब हमने देखे। अब अगले सवाल करना चाहते हैं। काफी बात हो गई कि सवाल में कुछ कहना चाहते हैं। एल जेड जो है ना, उसका डायरेक्शन फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है, इसलिए फिक्स है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जब यहां पर होगा तो इसका कंपोनेंट वही आएगा, यहां होगा तो भी वही आएगा, यहां होगा तभी वही आएगा, तो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट फिक्स हो गया, है ना। जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर घूम रहा है, इसके पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला। तो इसका जेड वाला जो कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का, वो फिक्स है। ये एक्स वाला घूम रहा है, वैसे ही उसमें भी हो रहा है। ये सवाल है, इफ P is constant, then L is constant about a fixed point for a particle true false। अगर P कांस्टेंट है तो L भी कांस्टेंट होगा। एक पार्टिकल के लिए कहना चाहते हैं, अगर ये बात आपको सच्ची लगे तो लगा लेना, झूठी लगे तो फॉल्स कर देना। अगर P कांस्टेंट होगा तो L भी कांस्टेंट होगा। If P is constant, then L is constant। आगे आंसर, कौन कहता है कि बात सच्ची है? ट्रू। कोई नहीं कह रहा है, बाद में मत कहना कि हम सोच रहे थे। एक भी स्टूडेंट नहीं कह रहा है ट्रू, ठीक है। झूठी बात है ये, फॉल्स। फॉल्स कहने वाले अनेक लोग। अब देखते हैं जवाब। सच तो सच होता है, कोई कहने वाला मिले ना मिले, है ना। सच्ची बात तो सच्ची, बहुमत से नहीं चलती सच्चाई, है ना। सत्य का माने सत्य का शासन स्थापित हुआ नहीं अभी। अभी तो डेमोक्रेसी चल रही। डेमोक्रेसी झूठ भी होता है।
तो अभी इसमें ये देखना चाहते हैं कि ये जो क्या कह दिया है ना, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ये तो हम मानते हैं। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो उसको स्ट्रेट लाइन में चलना होगा। अब वही बात पोजीशन वेक्टर की, तो पहले तो ये r1 है और बाद में तो ये r2 है। पोजीशन वेक्टर तो बदलता जा रहा है, परंतु हमारे पास जो फॉर्मूला है r परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, थीटा भी तो बदलता जा रहा है। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है r परपेंडिकुलर इंटू पी। r परपेंडिकुलर जो है वो तो r1 साइन θ1 लिख लो या r2 साइन θ2 लिख लो, बराबर ही है। r परपेंडिकुलर नहीं बदला, मोमेंटम नहीं बदला और r परपेंडिकुलर भी नहीं बदला, तो फिर ये एंगुलर मोमेंटम क्यों बदला? ये भी नहीं बदला। न r परपेंडिकुलर बदला न p बदला, इसलिए l नहीं बदला। r बढ़ा तो साइन थीटा घटा, r साइन थीटा वही रहा। तो ये फैसला हो गया कि p कांस्टेंट तो l कांस्टेंट। मेथड 2 दूसरे तरीके से भी बताते हैं आपको। L बराबर r क्रॉस पी, ठीक है। अब हमको ये साबित करना है कि P कांस्टेंट होगा तो L कांस्टेंट होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्वांटिटी का जो होता है वो जीरो आता है। अगर L कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा। अब हम ये जानते हैं कि P तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो होगा और ये तो ऑब्वियसली जीरो है, तो दोनों मिला के जीरो हो गए। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि L कांस्टेंट होगा। जीरो प्लस जीरो इज जीरो, ठीक है। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब किसी के मन में आ सकता है कि ये कैसे जीरो कर दिया, तो उनको बताया जाएगा कि A क्रॉस A जीरो होता है, ये ऑब्वियस बात है। तो ये dr बाई dt क्या है, v, और ये mv, तो ये तो जीरो होना ही है ना, v क्रॉस mv, ये ऑब्वियस बात है, इसलिए बोला कि इसलिए जीरो होता है, ठीक है। तो यहां से मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। इस बात से हमने शिक्षा प्राप्त की कि दोस्त लोग भी गलत होते हैं। हाँ, क्या शिक्षा मिली कि हमारे दोस्त भी गलत होते हैं? हम तो गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नोट करना है कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ L इज कांस्टेंट,
about a fixed point. Then P is constant. और a particle. फिर से ट्रू फॉल्स, फिर से मौका मिला है गलत करने का, ट्राई करने का। बहुत से लोग बचपन में क्या खिलौने लेते हैं तो खेलते नहीं कि टूट जाएगा, संभाल के रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग होमवर्क करते नहीं, सवाल करते नहीं, कॉपी खराब हो जाएगी, मेरे से गलत हो जाएगा, खिलौने तोड़ दो, है ना, कॉपी खराब कर लो, कुछ सीख जाओगे। जिन्होंने खिलौने तोड़ रखे ना वो खिलौनों को अंदर से भी जानते हैं। तो फैसला हो गया, फिर से मौका मिला है। किसी से पूछे बगैर हमने देख लिया हमारे दोस्त तो गलत है, क्या पूछ के ले लेंगे, अपने मन का आंसर लगाओ। तो सब लोगों ने एक सबूत बना लिया है। ठीक है, हो गया टाइम मेरे साथ से काफी, पूछ लिया जाए, निशान लगा लिया गया है। जो ये कहता है कि बात एकदम सच्ची, ट्रू, ट्रू के सपोर्ट में है काफी लोग, बड़ी बात। जो कहते हैं झूठी बात है ये, फॉल्स, फॉल्स में भी लोग हैं। ठीक है, अभी बंटवारा हो गया, पिछले सवाल ने बंटवारा करवा दिया। पिछली घटनाएं प्रभावित करती है अगली घटनाओं को, ये भी शिक्षा मिलती है। एक बार एक्सीडेंट होता है तो सड़क पे जाना मुश्किल हो जाता है, तो ये कहना चाहते हैं कि अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। भोला बच्चा कहेगा सर ने पैसे किया था मैं फिर से करता हूँ, वैसे ही करूंगा, है ना, करते हैं। वो फॉर्मूला लिखेगा एल बराबर आर क्रॉस पी, दूसरा वाला मेथड उसको अच्छा लगेगा, है ना, फिर वो लगाएगा यहाँ पर, तो फिर वो लिखेगा डी एल बाई डी टी, ये तो कॉपी मारना था सीधे ही। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है ना, यहाँ तक तो कॉपी था, अब अब कुछ सोचना है ना कि क्या करना है। एल कांस्टेंट कहा गया है, तो अब इधर वाली साइड जीरो होगा, इसको जीरो करेंगे, ये साइड जीरो हो गया, और ये तो ऑब्वियस जीरो हो गया, उसको पता है कि सर ने पहले ऐसे ही बोला था, तो इसको मैं फिर से वैसे जीरो बोल दूंगा, तो जीरो जीरो। अब इसके आगे की कहानी सुनो, जीरो इज इक्वल टू आर क्रॉस टीपी बाई डी टी। तो इसमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड डीपी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो हो रहा है, तो हो सकता है कि साइन थीटा जीरो और ये ना जीरो, और अगर ये ना जीरो हो गया
तब तो p तो कांस्टेंट नहीं रहा, dp बाई dt कैन नॉट बी जीरो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। होगा इसकी गारंटी नहीं, हो सकता है ये अलग बात। तो पिछली बार तो क्या था कि राइट हैंड साइड वाला जीरो होने से ये अकेला था, तो इसलिए फैसला हो गया। अब की बार लेफ्ट हैंड साइड का जीरो हुआ तो राइट हैंड साइड में तीन दावेदार आ गए कि मैं भी तो जीरो हो सकता हूं, तुम ही क्यों जीरो हो गए, तीनों बोलते हैं। तो साइन थीटा ने कहा मैं जीरो हो रहा हूं, तुम मत हो, तो डीपी बाई डी टी जीरो नहीं होगा। तो ये वो उदाहरण हो गया जिसके अंदर ये बात झूठी हो गई, है ना। यहां से साबित हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि डीपी बाई डी टी जीरो होगा, या ये नहीं कह सकते हैं कि पी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो ये ऐसा आ रहा है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स भी होता है। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल होगा और 180 डिग्री का एंगल होगा तब ऐसा होगा। तो उसका उदाहरण पेश करते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, इसका मास है, में इस पे फोर्स एफ लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाई एम, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी। एक पार्टिकल ऐसे जाए जा रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, और हमेशा मोमेंटम वेक्टर इसी लाइन से पास करे, आर क्रॉस पी में साइन थीटा जो है वो जीरो आ जाए, तो मोमेंटम वेक्टर इज इंक्रीजिंग, है ना, मोमेंटम तो बढ़ता जा रहा है, पर एंगुलर मोमेंटम जीरो ही रहा, है ना। तो जैसे कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, और नीचे वाले पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम देखोगे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा, एम वी इंटू आर साइन 180 डिग्री, परंतु उसका मोमेंटम तो बढ़ता जाएगा। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा था कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, ये तो गलत बात, ऐसा ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने उस उदाहरण से साबित किया। इसके आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम जीरो कब होता है? जीरो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर जीरो अबाउट ए पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट जीरो कैसे हो सकता है? तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा, इसको जीरो करना पड़ेगा, या तो आर जीरो हो, या तो पी जीरो हो, और या तो फिर साइन थीटा जीरो हो। मोमेंटम नहीं तो एंगुलर मोमेंटम नहीं। किसी अकेले पार्टिकल के लिए बात हो रही है, और ए पार्टिकल, है ना, किसी पार्टिकल के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि मोमेंटम नहीं तो एंगुलर मोमेंटम नहीं। जैसे हमने कहा था कि फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं, ऐसे ही मोमेंटम नहीं तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं। व्हेन एंगुलर मोमेंटम इज कैलकुलेटेड about point where particle is present, जहां पर पार्टिकल मौजूद है
अगर उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछोगे तो एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, आर ही नहीं, आर पे है, पी भी है, पर थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है. लाइन ऑफ मोशन passes through point about which angular momentum is to be calculated. Line of motion passes through point about which angular momentum is to be calculated. अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस लाइन के किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे इस पॉइंट के अबाउट l निकालना है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि r वेक्टर और mv वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री में भी हो जाएगा. तो लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करेंगे, अगर वो उस पॉइंट से पास कर रहा है तो फिर उस पॉइंट के अबाउट उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. तो 3 तरीके से किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट 0 हो सकता है, या तो आर ही नहीं है, या तो पी ही नहीं है, या फिर साइन थीटा नहीं. अकेले पार्टिकल के लिए ऐसा है. एक से ज्यादा पार्टिकल है तो उसमें बात फर्क पड़ जाएगा. जैसे एक सवाल पूछता हूं अगले पेज पे. ये लो अगला क्वेश्चन. इफ net momentum is 0 for a system of particles, then angular momentum is 0 about a fixed point. अगर P 0 है तो L 0 होगा. अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम 0 है तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा. एक पार्टिकल्स के समूह का मोमेंटम 0 है तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट. ये सीधी भाषा में बताया जा रहा है. ये पूछ रहे हैं कि बात सच्ची है कि झूठी है. फैसला हो गया, लगा लो निशान. ट्रू फॉल्स में से एक पे टिक लगा लो. तो जिन्होंने फैसला कर लिया उनसे पूछ लेते हैं कितने लोग कह रहे हैं कि ट्रू है, ये सच्ची बात है. ये है कुछ एक ही लाइन में, इधर परपेंडिकुलर लाइन बन रही है. फॉल्स है, ये झूठी बात है.
झूठी तो झूठी बात में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। इफ, तो जो लिखा है इसका सीधा मतलब क्या है, P1 प्लस P2, दो पार्टिकल ही ले लेते हैं अपन तो, ज्यादा का क्या ले। ये कहना चाहते हैं कि इफ P1 प्लस P2 जीरो, नेट का मतलब ये होता है कि अगर दो पार्टिकल के मोमेंटम का सम जीरो है, इसको सीधा कन्वर्ट कर, देन L1 प्लस L2 जीरो होगा, ये कह रहे हैं। जब P1 प्लस P2 जीरो है तो L1 प्लस L2 जीरो होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि L1 होता है R1 क्रॉस P1 और L2 होता है R2 क्रॉस P2। अब हम L1 प्लस L2 जोड़ दें तो ये आ जाएगा R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2। ठीक है, अब P2 तो माइनस P1 हो जाएगा, तो L की वैल्यू देखेंगे, R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस माइनस P1, तो P1 तो कॉमन आ जाएगा, तो L आ गया R1 माइनस R2 क्रॉस P1। अब ये जीरो हो कोई जरूरी थोड़ी, P1 प्लस P2 जीरो, इसका मतलब P जीरो नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अब P भी जीरो नहीं हो, R1 R2 भी जीरो ना हो, है ना, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, झूठी बात है ये। एक एग्जांपल ऐसे, और ये वाला मैथ्स वाला अच्छा नहीं लगता लोगों को, भोले लोग कह रहे क्या हो रहा है, अच्छा एग्जांपल दो। फिजिक्स नहीं लग रही, मैथ्स लग रही। सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल देखिए, एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, m मास का, तो एक दूसरा पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से उधर जा रहा है, ये भी m मास का। तो ये हो गया r1 वेक्टर और ये हो गया r2 वेक्टर। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो r1 क्रॉस p आ गया ऊपर और r2 क्रॉस p भी ऊपर आ गया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम तो ऐड हो गया दोनों का। ये आ जाएगा R1 R2 की वैल्यू r के बराबर होगी 2 MVR। 2 MVR इनका एंगुलर मोमेंटम तो ऐड हो गया, क्योंकि R क्रॉस P, अगर P की डायरेक्शन उलट गई तो R की भी डायरेक्शन उलट गई, तो सेम डायरेक्शन में आ गया ना। इसका R इधर है और उसका P उधर है, P को हमने उल्टा किया तो R को भी उल्टा कर दिया, तो फिर से सेम डायरेक्शन आ जाएगा, तो इसलिए ट्वाइस हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम तो ऐड हो गया और उधर मोमेंटम वेक्टर ऐड करेंगे तो जीरो आ गया। तो मोमेंटम जोड़ने से जीरो आ रहा है, पर एंगुलर मोमेंटम जोड़ने से जीरो नहीं आ रहा है। तो ऐसा बोले कि एक जीरो तो दूसरा जीरो का, ऐसा बोलना ठीक नहीं, ये बात हम समझ रहे हैं। यही बात ऐसे गणित की भाषा में इधर बताई गई, वो वैसे बता दी। ठीक है, इससे आगे बढ़ता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जीरो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, जीरो एल अबाउट एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट जीरो कैसे हो सकता है। और ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात चल रही है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है
L about O, L about AB, L about AB, L about O डॉट AB कैप इंटू AB कैप, ऐसा फार्मूला होता है। तो इसको ओपन करेंगे आगे, तो ये आता है R क्रॉस P डॉट AB कैप इंटू AB कैप। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो करना है, तो उसकी कंडीशन होती है व्हेन R वेक्टर, P वेक्टर एंड AB कैप are in same plane, then L about axis is 0। AB कैप का बोले तो एक्सिस, मतलब मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर और एक्सिस अगर एक प्लेन में आएंगे तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। जब भी वो एक प्लेन में आएंगे, जैसे बोर्ड के प्लेन में लेके आ गए हम, तो मोमेंटम ऐसा है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक्सिस से पास कर जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर वो एक्सिस के पैरेलल है तो भी 0 है। सिर्फ वो एक्सिस के परपेंडिकुलर जब तक कुछ कंपोनेंट नहीं लाएगा तब तक एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। ये बिल्कुल टॉर्क से मिलती जुलती बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई पार्टिकल जो कि मूव कर रहा हो और ये कोई एक्सिस है, तो हम किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके हम 3 कंपोनेंट कर सकते हैं हमेशा ही। एक एक्सिस के पैरेलल v एक्सियल, एक रेडियस के लॉन्ग v रेडियल, और एक टेंजेंट के लॉन्ग v टेंजेंशियल। तो हम ये जानते हैं कि रेडियल वाला कंपोनेंट की वजह से जो मोमेंटम है वो तो एक्सिस से पास कर जाएगा, और एक्सियल वाला एक्सिस के पैरेलल हो गया, उसके सेम प्लेन में आ गया, तो उसकी वजह से नहीं आएगा। सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही रेस्पॉन्सिबल है, ओनली VT टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी only tangential component of velocity is responsible for angular momentum about axis। अगर मुझे लिखना है इसके अंदर कि कितना है इसका वैल्यू, तो L about axis, तो mv टेंजेंशियल इंटू r, ये वाला r वही वाला r है जो इसको अपन r परपेंडिकुलर कहते हैं, उस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरने वाला r है वो। तो कोई भी वेलोसिटी वेक्टर होगा, पहले उसका एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट निकालेंगे और एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर उसको वहां से ज्वाइन करेंगे, फिर उसका रेडियस के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो r, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये r परपेंडिकुलर है। फिर आप लोग जानते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, यहां से ओमेगा आर। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ना यूं, तो ओमेगा को अपन v परपेंडिकुलर बाय आर लिखते थे ना, तो वो v परपेंडिकुलर तो क्या v टेंजेंशियल, और वो r परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होने वाला r हो गया, तो इसको लिख दिया r परपेंडिकुलर।
तो ये हो गया m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू ओमेगा, m इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये क्या होता है I। तो L अबाउट एक्सिस, I अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा, L बराबर I ओमेगा। जब किसी एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा हो तब ये लिख सकते हैं। तो L अबाउट AB एक्सिस इज इक्वल टू I अबाउट AB into omega, where AB is axis of rotation। वो एक्सिस जिसके अबाउट घूमा जा रहा है वो है AB एक्सिस। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ये फार्मूला उसके लिए भी लागू हो जाएगा, हर पार्टिकल का ऐड कर देंगे। तो M1 R1 परपेंडिकुलर स्क्वायर, M2 R2 परपेंडिकुलर, क्योंकि रिजिड बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा सेम होगा सारे पार्टिकल्स का, तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए ये फार्मूला ऑब्जेक्ट के लिए भी बन जाएगा। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम किसी का भी एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हैं। यहां तक नोट हो गया, राइट करते हैं। हो गया ना नोट? ठीक। अब जो हम फार्मूला जानते हैं, एक तो फार्मूला हमने सीखा L बराबर R क्रॉस P, और एक अभी अभी हमने देखा कि L बराबर I ओमेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए लगता है, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये R क्रॉस dP बाई dt आ जाएगा। तो ये dl बाई dt जो है R क्रॉस F नेट आ जाएगा। तो ये dl बाई dt जो है नेट टॉर्क आ जाएगा। तो नेट टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां से भी dl बाई dt I इंटू डी ओमेगा बाई dt। तो dl बाई dt इज इक्वल टू I अल्फा। तो नेट टॉर्क यहां से भी आ रही है, एक्सिस के लिए भी आ गया, पॉइंट के लिए भी आ गया, एक्सिस के लिए भी आ गया। तो हम ये जानते हैं कि इंटरनल टॉर्क का सम हमेशा 0 होता है। जब कोई हमें नेट टॉर्क बोलता है तो समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ही होता है, बाहर से लगने वाले फोर्सेस का ही टॉर्क मिला के नेट टॉर्क आता है। इंटरनल टॉर्क का सम तो हमेशा ही 0 होता है। तो टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बड़ा कीमती नियम आ गया। न्यूटन ने कहा था कि नेट फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन के नियम से ही यहां तक पहुंच गया। तो न्यूटन के नियम से हमने बहुत सारे और नियम बना लिए। टॉर्क बराबर आई अल्फा जो है ना, सच्चा नियम नहीं। टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी सच्चा नियम। कभी कभी आई भी बदलता है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी टी आ जाएगा।
है ना। ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसमें आई बदल रहा होगा, वहां पर आई अल्फा लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो जो अच्छा और बेहतर नियम है वो है ये। हालांकि हमने तो इस्तेमाल आई अल्फा ही किया था, तो हमारे क्वेश्चन में कहीं आई तो बदल ही नहीं रहा था ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। पर जब आई बदल जाएगा तब इसको याद करना, यही काम आएगा वहां पर। अब अगर इसमें ये कह दे, इस डी टी को उधर ले आए, तो नेट टॉर्क इंटू डी टी बराबर डीएल। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये नेट टॉर्क इंटू डी टी एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ये एक नया रूल आ गया हमारे पास इंटीग्रेट करने से। ये जो क्वांटिटी हमको मिली, इसको हम कहते हैं एंगुलर इंपल्स। और ये हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हमने पढ़ा था इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, हमेशा लागू रहने वाली थ्योरम, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। वो था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। एक वर्क एनर्जी थ्योरम, एक न्यूटन्स लॉ, एक टॉर्क की इक्वेशन। अगर हम देखें तो यही तो इक्वेशन है हमारे पास टोटल। ये था नेट फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी, वर्क डन बाय ऑल बराबर डेल्टा के। वैसे इसको रेट में लिखना चाहे ना तो रेट में लिख लेते, रेट में अच्छा लगे। नेट पावर बराबर डी के बाई डी टी, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही पावर वाला फार्मूला है। और नेट इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, नेट टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर इंपल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 है बस ये 0 हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर W एक्सटर्नल 0 है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट, और W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। अगर इंपल्स 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इसमें आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, अगर पुरानी वर्क एनर्जी थ्योरम याद हो तो याद दिलाते हैं। डी डब्ल्यू आल बराबर डी के,
डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डी टोटल, ऐसा आता है टोटल एनर्जी। क्योंकि इंटरनल को अपन ने दो में तोड़ा था, इंटरनल कंजर्वेटिव, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, फिर उसको उधर ले जाएंगे। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी और चेंज इन नॉन मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो गया मैकेनिकल वाला पार्ट, फिर उसमें नॉन मैकेनिकल ऐड किया तो टोटल हो गया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम के टाइम ये जानकारी थी। तो ये जीरो हो गया, तो चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट। बाहर से कुछ वर्क होगा नहीं तो सिस्टम में एनर्जी आएगी नहीं, सिस्टम से एनर्जी जाएगी नहीं, सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट। बाहर से कोई फोर्स लगेगा नहीं, नेट फोर्स जीरो होगा, तो सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलेगा। और बाहर से कोई टॉर्क नहीं आएगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। तीनों चीजें। हमने एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल नहीं किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल किया, जो कि छोटा नियम है, वो इस कंडीशन से आता है। ये सच्चे नियम है, हमेशा लगते हैं अनकंडीशनल। जो ये 5 नियम लगा सकता है, 5 या 1 हथेली की उंगलियां हैं, उतने ही नियम है ये। तो कोई भी सवाल कर सकता है, वो सवाल को हिट कर सकता है वो, है ना, 5 नियम से। अब इसमें ये जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम, इसको हम अगली क्लास पे देखेंगे। यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन को पुराने पेज देखने की बात कर रहे हैं। पेज नंबर ये वाला देख लीजिए, है ना। और पेज नंबर 9 देखना है, पेज नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये था पहला पेज। और ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, 6वां पेज, 7वां पेज, 8वां, 9, 10, 10 पे रोकना था, 11 वाला पेज पर, बस, ठीक है। होमवर्क के मामला में आप लोगों ने क्या कर रखा है, एचसीवी में 45 तक सवाल कर रखे। अब आराम करना, फिर क्या करोगे, क्या गड़बड़ हो रहा है।